और बीजेपी से पहले जिस रूप में ये थे भारतीय जनसंघ के रूप में, और इनका जो मात्र संगठन है जिसकी विचारधारा जो समाज को बांटने वाली विचारधारा है, जो हमारे समाज के अंदर धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर टकराव की विवाद की बात करती है, आरएसएस, उनकी महारत है इस बात में कि वो एक झूठ को 10 बार दोहराएं, 100 बार दोहराएं, ताकि कुछ लोग यकीन करना शुरू करें शायद कोई बात हुई। जहां तक कोयला की खदानों के आवंटन का सवाल है, देश में एक नीति रही है सन 1973 में, जब से कोल माइनिंग एक्ट बना, और केवल मोनोपोली भारत में केवल कोल इंडिया लिमिटेड ही कोयले की खदानों से कोयला निकाल सकते थे, पर क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र को लाना जरूरी था, देश में बिजली के उत्पादन की कमी को पहचाना गया। एक बढ़ती हुई जो हमारी इकोनॉमी है उसकी जरूरत को देखते हुए एनर्जी की जो है ऊर्जा की आवश्यकता, उसको पूरा करने के लिए 1993 में निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया, और उसमें कोई बिडिंग प्रोसेस नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी। एनडीए के शासनकाल के अंदर जो नीति रही जिसमें आवंटन किया गया खदानों का 2004 में, इस यूपीए की सरकार को वही नीति विरासत में मिली। इन्होंने कभी आपके सामने लाकर बात नहीं की कि वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में जो देश के अंदर कोयला खदानों का आवंटन हुआ बिना किसी गाइडलाइंस के, बिना किसी बैंक गारंटी के, बिना किसी नियम के, बिना किसी नीति के, वो किस आधार पर आज उस सरकार के बारे में प्रश्न करते हैं कि सरकार ने 2004 में आते ही सबसे पहले बैंक गारंटी को कंपलसरी किया। 2005 में यूपीए की सरकार ने ये तय किया कि कोई गाइडलाइन बननी चाहिए, और गाइडलाइंस बनाई गई, उसको एक पारदर्शी तरीके से, जिससे कोयला खदानों के आवंटन में विज्ञापन दिया जाए, आवेदन मंगाए जाए। 2006 में और परिवर्तन हुआ कि अलग अलग जो सेक्टर्स है जिसमें विशेष इस्तेमाल होता है, स्टील के लिए, सीमेंट के लिए और ऊर्जा के लिए, बिजली के उत्पादन के लिए, इन तीनों को अलग अलग कर दिया गया खदानों के आवंटन के लिए। पूरी एक पारदर्शी प्रक्रिया थी, और केंद्र की सरकार ने जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निर्देश पर यह भी निर्णय लिया कि इसको और आगे बढ़ाएं पारदर्शिता को, इसके लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग, यानी कि इसके लिए नीलामी हो, दावे मंगाए जाएं, जो प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र इसको लेना चाहते हैं, और सरकारी कंपनियों को इसकी सूची बनाकर खदानों की वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट कर दी जाए, ताकि उनको भी मालूम हो कि देश के किस हिस्से में कहां पर ये उपलब्ध है। केंद्र में जैसे ये प्रक्रिया आरंभ हुई, कानून बनाना एक ऐसा काम नहीं है कि आपने अभी तय किया कि आपको चाय या कॉफी पीनी है और 15 मिनट के बाद आपके समक्ष आ गए। उसके लिए सलाह मशवरा होता है, मंत्रालयों में आपस में बात होती है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें बात होती है, और भारत में संघीय प्रणाली है, हर राज्य से बात करनी पड़ती है। ये प्रक्रिया आरंभ हुई क्योंकि जो हमारा लॉ मिनिस्ट्री, विधि मंत्रालय ने, कानून मंत्रालय ने केंद्र की सरकार को ये लिखित में सलाह दी। पहली सलाह थी कि आप इसका बिडिंग प्रोसेस की गाइडलाइंस बना दें, और तुरंत 2006 में ही 30 अगस्त को दिन कहा कि नहीं, जो MMDR एक्ट है उसको संसद में जाकर उसमें संशोधन करना आवश्यक है। 2007 सितंबर में, अक्टूबर महीने में इसको सदन के समक्ष रखा गया। सदन की स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार को ये कहा बाद में चर्चा के बाद कि आपको राज्यों से और बातचीत करनी पड़ेगी। तब तक जो प्रक्रिया थी केंद्र में
वो स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से थी, जिसमें राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्र के सचिव और बड़े अधिकारी शामिल थे। जो भी निर्णय स्क्रीनिंग कमेटी के इस टाइम दौरान हुए हैं, पारदर्शी तरीके से, पर राज्य का उसमें प्रतिनिधित्व था, राज्य के मुख्य सचिव शामिल थे, राज्य सरकारों की राय लिखित में केंद्र के पास थी। बीजेपी की सरकारों ने लिखित में विरोध किया नीति परिवर्तन का, उन्होंने विरोध किया MMDR एक्ट में संशोधन लाने का, उन्होंने सरकारिया कमीशन का हवाला दिया। यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, उस समय के मुख्यमंत्री, और पश्चिम बंगाल में भी, जहां वामपंथी मोर्चे के लोग हमारे इस पे शोर कर रहे हैं मिलकर, वहां की सरकार ने भी लिखित में केंद्र को कहा हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये राज्य का अधिकार है आवंटन, जो राज्य का प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है कि किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए, वो कमजोर होता है। इसमें 2 बरस लग गए, तो केंद्र की सरकार, यूपीए की सरकार वचनबद्ध थी कि हम इसमें परिवर्तन लाएंगे, हमने परिवर्तन लाया। उसका श्रेय मिलने की जगह हम पर आरोप लगता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिन्होंने एक पारदर्शिता लाई, नीति बनाई, नियम बनाए, संसद में संशोधन कर दिया, बावजूद उनके विरोध के, आज ये किस चेहरे से माननीय प्रधानमंत्री और हमारे कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र की सरकार पर आरोप लगा। हमें मजबूरन, मुझे और मेरे साथियों को, हमारे महामंत्री हैं, हमारे दूसरे साथी मंत्रीगण, देश के अलग अलग राजधानी में जाकर आपके माध्यम से देश की जनता को हम बता रहे हैं, ये मौका नहीं आता। आपको भी तकलीफ ये ना होती अगर संसद जगती, दूध का दूध और पानी का पानी संसद की बहस में होता। और मैं आज भी आपके माध्यम से यहां की जनता को बताना चाहता हूं कि अगर कोई कटघरे में खड़े किए जाएंगे तो यहां के मुख्यमंत्री भी खड़े किए जाएंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी खड़े किए जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारों की सिफारिश, राज्य सरकारों की पहचान के बिना कोई आवंटन नहीं हुआ है भारत के अंदर। इनकी उसमें ना जिम्मेवारी बनती है, पर ये पूरी तरह से मिली भगत भी है। केंद्र में, हमारे देश के अंदर एक कानून का राज्य है। हमारा शासन और प्रशासन नियमों पर और कानून पर आधारित चलता है। जहां कहीं कोई भी कमी पेशी पाई जाती है, और इसमें भी जहां कभी कोई कमी पेशी दिखती है, इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी उसको देख रही है। जहां कोताही हुई, जहां शक भी हुआ, वहां डीएलोकेट भी किए जा रहे हैं। इसको एक ऐसा स्वरूप ना दे भारतीय जनता पार्टी, एक रिपोर्ट को पीएससी को देखने दें और संसद को चर्चा करने दें। सही जमीनी हकीकत आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक तो बहुत बड़ा संकट नेतृत्व का, दूसरी उनकी विचारधारा जो देश को बांटने की है, समाज को तोड़ने की है, वो भारत की जनता स्वीकार नहीं करती। अब इनका कौन नेता है और किसकी बात पर ये दल चले, उस पर पर्दा डालने के लिए एक ऐसा भ्रामक प्रचार जिससे असली मुद्दों से लोगों का ध्यान अलग हट जाए। सोचिए आप, जब ये सदन को रोका गया, दोनों सदनों को, जब संसद को काम नहीं करने दिया गया, संसद के सामने बहुत विषय थे। देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ थी, कुछ हिस्सों में सूखा था, असम में बहुत बड़े दंगों के बाद जान माल का नुकसान हुआ था। मुद्रास्फीति की बात है, ये महंगाई की बात आपसे आकर करते हैं, पेट्रोल की कीमत की बात करते हैं। पूरे दुनिया के अंदर तेल की कीमतों में भारी उछाल है। हम तो निर्यात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इन विषयों पे संसद को चर्चा करने का अधिकार है, और आपके चुने हुए प्रतिनिधि से आप ये अपेक्षा करते हैं कि जो आपसे जुड़े हुए विषय हैं, देश की चिंता के जो विषय हैं, चर्चा के विषय हैं, उस पर संसद बात करे। इन सब विषयों पे क्या
इस विषय से अलग हटकर मैंने जो बाकी विषय जोड़े हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी विषय पर चर्चा की? कोई इन्होंने नोटिस दिया, कोई कॉल अटेंशन नोटिस दिया, कोई एडजर्नमेंट मोशन लाए केंद्र की सरकार से ये आग्रह करने का कि हम इस विषय पे सबसे चर्चा करेंगे, इससे पहले कि कोई कानून पे बनाने की बात हो, जो ऑफिशियल बिजनेस है उस पे बात हो, जितने कानून संसद के पास हैं वो रह गए। और एक माइनिंग एक्ट तो 2001 से रुका हुआ, अभी तो उसको भी अमेंडमेंट करना जरूरी है। तो मैंने जो कुछ बातें आपसे कही है ये सीधे प्रश्न है और एक एक बात तथ्यों पर आधारित है, सच्चाई पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार न केवल मिथ्या और भ्रामक है, पर ये असत्यवाद वचन में विश्वास करते हैं। देश की जनता को, इस छत्तीसगढ़ के लोगों को असली चेहरा पहचानते हुए इनके प्रचार से सचेत रहना चाहिए और देश में ऐसा माहौल ना ये बना पाए जिससे इस देश का विकास, इस देश की आर्थिक प्रगति से बाधा आए, कोई उसमें अवरोध हो। धन्यवाद। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप एक एक व्यक्ति जो महानुभाव है एक